Hello and welcome you all to this e-learning platform of Pढ़ India and I am your physics mentor Dimple। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जो हमने बात करी वो हमने बात करी फोर्स की, कि दो चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसे दिया गया, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया गया और वो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। फील्ड का मतलब होता है वो दायरा या वो एरिया जहां पर कोई भी एक चार्ज, सपोज ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड या एरिया बना लेता है। यहां पर ये अपने चारों ओर ऐसा फील्ड या एरिया बना लेता है जहां पर इसका इन्फ्लुएंस दिखे। कहते ना अपने एरिया में सब शेयर होते हैं, तो ये अपने एरिया में ऐसा इन्फ्लुएंस बना लेता है कि जो भी इसके एरिया में आए उसको इसका इफेक्ट दिखे, उसका इसका प्रभाव दिखे। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन होता है वो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड इतना एरिया होता है, इतना फील्ड होता है कि अगर कोई मैं टेस्ट चार्ज होता है Q0, सपोज मैंने लिया ये टेस्ट चार्ज का मतलब है जिसमें नेग्लिजिबल चार्ज हो, तो मैंने क्या करा, ये टेस्ट चार्ज को उठा के मैं इस फील्ड के अंदर लेके आई। तो ये जो Q0 है जब इस फील्ड के अंदर आएगा तो उसको क्या होगा, इससे फोर्स महसूस होगा इस चार्ज की वजह से। अब ये तो दो चार्ज का सिस्टम हो गया, अब दो चार्ज के सिस्टम पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, जब ये Q0 जो है वो इसकी विसिनिटी में आएगा या इसके फील्ड में आएगा तो क्या होगा, उस पे क्या होगा, फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R स्क्वायर के। बट क्या है, ये तो फोर्स लगा रहा है उस पे क्योंकि उसकी विसिनिटी पे आ रहा है, लेकिन हमने जब दो सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करी थी तो वहां पर दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, फिर तो बात वही हो गई। बट यहाँ पर हमने जो चार्ज लिया वो लिया है टेस्ट चार्ज, जिसमें नेग्लिजिबल चार्ज है, उसका नेग्लिजिबल चार्ज है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। ये टेस्ट चार्ज होता ही ऐसा है कि अगर ये विसिनिटी में उसके आए तो वो उसको डिस्टर्ब ना करे, उसकी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब वो नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, वो उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो उसके फील्ड की वजह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज जो एक पॉइंट चार्ज है उसके द्वारा जो फील्ड है उसके चारों तरफ जो उसने बनाई है, जिसकी वजह से अगर कोई भी टेस्ट चार्ज बाहर से उसकी विसिनिटी में आए तो उसमें क्या लगे, उस पे फोर्स लगे। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, ये एक चार्ज था, पॉइंट चार्ज, और यहां से हम लेके आए Q0 चार्ज, तो इन दोनों के फोर्स क्या लगेगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, K Q0 बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना लग रहा है एक टेस्ट चार्ज पे, वो होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो किसी भी जगह पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा या उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा उन दो चार्जेस के बीच में। दो चार्जेस के बीच में मैंने फोर्स निकाल लिया और जो फोर्स निकला उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, Q0 से, टेस्ट चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर इन चार्ज सिस्टम पे फोर्स इतना लगा, अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स अपॉन Q0, तो वो मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 गया तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K Q बाय R स्क्वायर। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मतलब है K Q बाय R स्क्वायर। यह है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड K Q बाय R स्क्वायर। और K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आर कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द अलोंग द डायरेक्शन जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज अगर मेरे पास चार्ज Q है और मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, उसी डिस्टेंस के अलोंग जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इसलिए आर कैप, आर के अलोंग ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं अब बात करूं पॉइंट चार्जेस से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, अगर यहां पर है मेरा पॉजिटिव Q, ये है मेरे पास चार्ज पॉजिटिव Q, और यहां पर है मेरे पास चार्ज पॉइंट चार्ज माइनस Q। तो अब इनसे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो निकलता है रेडियली आउटवर्ड। कैसे निकलता है? रेडियली आउटवर्ड। तो ये सारे जो है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइंस निकल रही है। इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं हम इनको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है कि यहाँ पर इस इतनी विसिनिटी में इसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इससे हमने पॉजिटिव चार्ज से जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड आएगा। तो इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रेडियली इनवर्ड। रेडियली का मतलब है अलोंग द डिस्टेंस r, रेडियली इनवर्ड। इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। तो अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी हमने सिर्फ एक चार्ज की बात करी। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो हमारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे लगेगा। सपोज यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, यहाँ पर चार्ज है Q3, और मुझे इस पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों की चार्जेस की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E1, E2, E3, तीनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इनका सपोज बीच में डिस्टेंस है R1, यहाँ पर डिस्टेंस है R2, और यहाँ पर डिस्टेंस है R3। तो इन तीनों की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, E2 और E3। और इस पे हम क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम लगाएंगे इस पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो E नेट होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें सिस्टम से, वो क्या होगा? वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, या फिर अगर n चार्जेस है हमारे पास तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन अप टू En। तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो यहाँ पर अगर मैं इन तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? KQ1 बाय R1 स्क्वायर प्लस KQ2 बाय R2 स्क्वायर प्लस KQ3 बाय R3 स्क्वायर। तो ये क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो क्या होगा? इन तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सम। तो ये क्या, कहां से आया? हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा? सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, अगर मैं En की बात करूं, और क्या आएगा? K Q I N I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक जाएगा। K Q R I अपॉन R I स्क्वायर।
KQi/RI²। तो ये क्या होगा मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समेशन मींस एडिशन होता जाएगा, n = 1 रखेंगे, फिर प्लस करके n = 2 प्लस n = 3, I = 1, I = 2 और I = 3। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है सिस्टम ऑफ चार्जेस पर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो जो बहुत ही पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फेराडेज ने बनाई थी वो कैसे बनाई थी? ये सपोज एक चार्ज है Q, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, तो यहां से जो चार्ज निकली, जो अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां निकलती है? रेडियली आउटवर्ड। तो उन्होंने ऐसी चार्ज फील्ड लाइंस बनाई। अब इसमें कैसे पता चल रहा है फील्ड लाइंस का? सबसे पहले तो हमें बताना होता है डायरेक्शन फील्ड लाइंस की, और दूसरा हमें बताना होता है मैग्नीट्यूड। फील्ड लाइंस का मतलब है हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस डायरेक्शन, इस डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है? रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, प्लस Q चार्ज है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन कैसे पता चल रही है? इन एरो की डायरेक्शन से हमें डायरेक्शन पता चल रही है। तो डायरेक्शन हमें किससे पता चल रही है? एरो से। किससे पता चल रही है? एरो से। जिस डायरेक्शन में एरो जा रही है उस डायरेक्शन में क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सारी एरोस कहां जा रही है? रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो हमें डायरेक्शन कैसे पता चली? एरो से। लेकिन मैग्नीट्यूड हमें कैसे पता चल रहा है? मैग्नीट्यूड हमें पता चल रहा है कि जो वेक्टर्स हैं, ये एरो वेक्टर्स जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? स्मॉल होते जा रहे हैं। ये पहले बड़ा है, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल। इसका मतलब जैसे जैसे हम पॉइंट चार्जेस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो इनकी लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर्स जो है उससे पता चल रहा है हमारा मैग्नीट्यूड। यहाँ पर कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी वहां पर उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं चार्ज से वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, क्योंकि जो लेंथ है वेक्टर की वो कम होती जा रही है। बट ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई और ये कैंसिल हो गई, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई। और उसके बाद हमने जो फील्ड ऑफ लाइंस, जो अब अभी तक हम जो फील्ड ऑफ लाइन यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज कर रहे हैं, वो हम ऐसे यूज कर रहे हैं। ये सपोज है चार्ज यहाँ पर Q, ये सपोज चार्ज यहाँ पर Q है। तो अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज कर रहे हैं वो ऐसे यूज कर रहे हैं कि रेडियली आउटवर्ड। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इन्हें भी वही बताना चाहिए, डायरेक्शन भी बतानी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बतानी चाहिए। तो इसमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? इसमें डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड। जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलती है? वही सेम जो पहले पता चलती थी कि एरो की डायरेक्शन से, जहां पर एरो जा रही है वहां से हमें पता चलेगा क्या कि किस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो एरो से हमें पता चली डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या है? Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो रेडियली आउटवर्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रेडियली आउटवर्ड। तो डायरेक्शन हमें पता चल रही है एरो से। दूसरी चीज हमें पता चलनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, उसकी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमें कैसे पता चल रहा है? पहले तो हमें पता चल रहा था कि वेक्टर की लेंथ जो है वो छोटी होती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड पता चल रहा है वो पता चल रहा है उसकी डेंसिटी से, फील्ड लाइन की डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ वेक्टर्स, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है ज्यादा डेंस है। ये देखो कितनी पास पास है यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन जो है वो कितनी पास पास है, लेकिन ये यहाँ पर लाइन कितनी दूर दूर है। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो फील्ड लाइंस की कम हो गई, और उसके बाद यहाँ पर तो और भी ज्यादा कम है। तो इसका मतलब
जैसे जैसे चार्ज हम के पास है चार्ज के, वहां पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा हो गई, उसकी वजह से वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो फील्ड लाइंस की कम हो रही है और हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो रहा है। तो फील्ड लाइंस में मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? डेंसिटी से, और हमारा जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलता है? एरो से। अब ये हुआ सिर्फ एक पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू। अगर मैं माइनस क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू से जो चार्ज निकलता है वो क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। ये होगा माइनस क्यू से रेडियली इनवर्ड जा रहा है चार्ज। ये हुई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे बताती है कि अगर सपोज यहां मेरा एक चार्ज है Q, यहां पर ऐसे फील्ड चार्ज है, तो अगर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मेरी फील्ड लाइन है, यहां पर ऐसे जा रही है किसी चार्ज से, ये मेरी फील्ड लाइन है, और यहाँ पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? टेंजेंट टू द फील्ड लाइन। कैसे पता चलती है? टेंजेंट टू द फील्ड लाइन। जैसे ही मैं उस पे फील्ड लाइन पे टेंजेंट निकालूंगी तो हमें क्या पता चलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? फील्ड लाइन के जब टेंजेंट हम खींचते हैं फील्ड लाइन पे तो हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आती है बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली तो कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो निकलेगी पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज से रेडियली इनवर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आएंगी। फिर ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से निकलती हैं, क्योंकि आउटवर्ड जा रही है पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाती है। एक और पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? कंटिन्यूअस है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगता या फिर वो टूटती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। फिर एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस tangent to electric field lines gives direction to electric field, gives direction of electric field। मतलब जब मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इस पे अगर मैं टेंजेंट डालूं तो मुझे क्या पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होते हैं। और क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, two electric field lines never intersect each other। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है तो ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? वो ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए? इंटरसेक्ट हो गई, जो पॉसिबल नहीं है। ये इंटरसेक्ट क्यों पॉसिबल नहीं है? वो इसका रीजन ये है कि लेट अस सपोज कि ये दोनों इंटरसेक्ट हो गई, तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट से होती है। किसी भी फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो उसकी वो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं इसकी वजह से, इस फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंट यहाँ जा रहा है तो E1 यहाँ होगा। लेकिन अगर मैं इस सेकंड की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूं तो डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ है। तो अब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है?
एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे पॉसिबल है? इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि दो फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करें। इसलिए दो फील्ड लाइंस जो है वो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए तो एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। एक और पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर सपोज ये कंडक्टर है कोई और यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। एक और प्रॉपर्टी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। वो जो है वो एक क्लोज लूप जो है वो नहीं बनाते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नहीं बनाती। तो ये सारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, जिससे क्या हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस तरीके से ओरिजिनेट होंगी किसी भी चार्ज से। सबसे पहले तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कहां से? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ आती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नहीं, इसका मतलब वो इंफिनिटी तक जाती है। ऐसा नहीं कि वो रुक जाती है, वो कंटिन्यूअस है, वो इंफिनिटी तक जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जाती है, और उसकी डायरेक्शन टेंजेंट अगर हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। अगर इलेक्ट्रिक टू फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्लोज लूप जो है वो नहीं बनाती, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। तो ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उससे फील्ड लाइंस कैसे होंगी? जैसे बताया कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। ये पॉजिटिव से निकल रही है, यहां से नेगेटिव की तरफ आ रही है। बट अगर यहाँ पर दोनों सेम चार्जेस होंगे, अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या है? इस पॉजिटिव से तो सारी रेज जो है वो बाहर निकलेंगी। लेकिन अगर नेगेटिव होता तो वो जो लाइंस है वो इसमें टर्मिनेट हो जाती। तो अब ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो ये सीधी चली जाती और यहाँ से ये सीधी चली जाती और यहाँ पर ये टकरा जाती। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए अब ये क्या करते हैं? ये मुड़ जाती हैं थोड़ी, ये लाइन जो है वो मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो इस तरीके का लाइंस की स्ट्रक्चर हो जाता है कि यहाँ पर ये टकरा तो सकती नहीं है, इसलिए ये ऐसे मुड़ जाती है, कर्व्ड पाथ ले लेती है। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, और यहाँ पर है 2Q, यहाँ पर तो अभी सेम चार्जेस थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव और पॉजिटिव 2Q, या फिर नेगेटिव 2Q ले लेते हैं, यहाँ नेगेटिव 2Q। तो इस फील्ड लाइन, सपोज इससे मैंने निकाली 4 फील्ड लाइंस, तो यहां पर गई मेरी फील्ड लाइन, ठीक है। यहां पर है मेरा पॉजिटिव Q, यहां पर है मेरा -2Q। ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर मेरे से यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसकी दुगनी फील्ड लाइन जो है वो इसके अंदर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2Q चार्ज है। तो यहाँ पर 3 तो यहां से आ गई, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इससे चार्ज जो है वो
ट्वाइस है, इसलिए यहाँ पर फील्ड लाइंस कम होंगी क्योंकि चार्ज कम है, और यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा होंगी। इसका मतलब फील्ड लाइन जो है वो उसका मैग्नीट्यूड भी बताती है कि ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी तो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अभी तक हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, इससे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे निकल रही है। ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से कितनी निकलती है, वो होती है मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कितनी फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है इस एरिया को। अब ये कितनी फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेगी, किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या बताता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो यहाँ पर सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई के, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रही है कि अगर सपोज यहाँ पर एरिया इतना ही है तो उससे इतनी फील्ड लाइंस निकलेंगी। अगर सपोज मैं एरिया ज्यादा ले लूं तो इससे कितनी सारी फील्ड लाइन जो है वो निकल जाएंगी। अब तो यहाँ पर फील्ड लाइन ज्यादा निकल गई, इसका मतलब फ्लक्स किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है जो है एरिया, कि अगर ये छोटा एरिया है तो फील्ड लाइंस कम होंगी, ज्यादा एरिया है तो फील्ड लाइन ज्यादा होंगी। इसका मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या है, मेरा एरिया किसी भी एक सरफेस का, अगर ये सरफेस है मेरे पास, इस सरफेस का मुझे एरिया एलिमेंट निकालना है तो एरिया एलिमेंट क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जो भी एरिया एलिमेंट लेंगे वो आउटवर्ड लेंगे। कौन सा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो आउटवर्ड वाला ये है, तो ये क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये मेरा होगा एरिया एलिमेंट। अब यहाँ पर एरिया एलिमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर तो एंगल 0 है। लेकिन अगर मैं ऐसा केस की बात करूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एलिमेंट जो है वो कोई एक एंगल बना रहे हैं, तो तब क्या होगा, लेट अस सपोज कि यहाँ है कोई एक सरफेस है, ये यहाँ पर ये है एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये एरिया एलिमेंट होगा इस सरफेस का। और सपोज ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये दोनों एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ थीटा। क्या बना रही है, एंगल थीटा। तो अब यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ये फ्लक्स जो है, जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, ई ए। क्या होगा, ई ए। लेकिन यहां पर फ्लक्स क्या होगा, यहां पर क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 है तो इसलिए cos 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एलिमेंट जो होगा, ये वाली लाइन क्या होगी, ई cos थीटा, और ये क्या होगा, ई साइन थीटा। तो जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन थीटा वाला कंपोनेंट करेगा कि cos थीटा वाला, तो cos थीटा वाला। तो जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा वो करेगा A और E cos थीटा। तो फ्लक्स जो होगा वो होता है E A cos थीटा। क्या होता है, E A cos थीटा। इसलिए जो फ्लक्स होता है वो होता है हमारा E डॉट A। क्या होता है, E डॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, E डॉट A यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो इसलिए मेरा फ्लक्स जो होता है वो होता है E डॉट A। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं छोटे से एरिया एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं छोटे से एरिया एलिमेंट की बात करूं, यहां पर ये एरिया है, अगर मैंने यहां से एरिया लिया DA तो इसका एरिया वेक्टर भी होगा DA वेक्टर। तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी निकलेगा D फाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारा
तो डी फाई मेरा होगा ई डी ए कॉस थीटा, या फिर डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। तो ये मेरा होगा फ्लक्स, कि कितना फ्लक्स जो है वो इस एरिया एलिमेंट से निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है एरिया को। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द एरिया, और थीटा, क्या एंगल थीटा किसके बीच में, ई और डेल्टा एस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो थीटा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये होगा मेरा ई डेल्टा ए कॉस थीटा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में डायपोल और कुछ डेरिवेशंस करेंगे कि किस किस तरीके से सरफेस या स्फीयर या शेल पे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होता है। तो तब तक स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया, एंड थैंक यू सो मच।